हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविलियन क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे बीसीईसी लेटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशन, है ना। आप सबको पता है इसका फॉर्म आ गया है और इसका कैसे हम लोग प्रिपरेशन करेंगे इस चीज के बारे में जानेंगे और कुछ सब्जेक्ट का हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले बीसीईसी लेटरल एंट्री का एग्जाम जो होता है वो होता है आपको, यदि आप डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे बिहार गवर्नमेंट का जो अभी बीसीईसी लेटरल एंट्री का जो फॉर्म आया है उसके थ्रू आप बिहार के जो भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें आप एडमिशन बीटेक में ले सकते हैं और ये एडमिशन आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होगा। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे डिप्लोमा पास कर चुके हैं या जो बच्चे इस बार 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, वो दोनों इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसके थ्रू आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना मनचाहा ब्रांच ले सकते हैं बीटेक में। ठीक है, तो सबसे पहले हम आज बीसीईसी लेटरल एंट्री 2020 एग्जामिनेशन की बात करेंगे। इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो आपका कुछ इस तरीके से है। इसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। पहला आपका मैथमेटिक्स हो गया, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और तीसरा होता है आपका इंग्लिश। 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के, 50 क्वेश्चंस आपका मैकेनिक्स का और 50 क्वेश्चंस आपका होता है इंग्लिश का। ये 2 पेपर जो होता है वो आपका क्या बनाएगा, रैंक बनाएगा। इन दोनों पेपर से आपका क्या होगा, रैंक बनेगा और इंग्लिश से आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। आप नोट कीजिएगा, हमने क्या बोला कि आपका मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आपका क्या होगा, इम्प्रूव, रैंक इम्प्रूव होगा और इंग्लिश से आपका क्या बनेगा, रिजल्ट बनेगा। इंग्लिश में जस्ट पास करना है, यदि आप पास करते हैं तो ही इन दोनों सब्जेक्ट का मार्क आपका इंक्लूड होगा, अदरवाइज आप रेस से बाहर हो जाओगे यदि आप इंग्लिश में पास नहीं करते हो। तो यदि आपको अच्छा रैंक लाना है तो आपको मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और ये एग्जाम जो होता है इसका टाइमिंग होता है आपका 2 आवर 15 मिनट। ये 2 आवर 15 मिनट का एग्जाम होता है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं 150 होता है। ठीक है ना, ये एग्जाम पैटर्न होता है बीसीईसी लेटरल एंट्री का, जिसका फॉर्म अभी आ चुका है। आप लोग उसको जा करके भर दें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं कि आफ्टर डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद या जो कंप्लीट कर चुके हैं और उनके मन में है कि हम बीटेक करें, अपने डिग्री को बढ़ाएं, तो वो जाकर के ये फॉर्म को फिलअप कीजिए और हमारे ऑनलाइन क्लासेस, सिविलियन क्लासेस को ज्वाइन करके आप यहाँ से वीडियो को परचेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एक बेहतरीन टीम के साथ हम लोग आए हैं और आपको मैथमेटिक्स के भी अच्छे टीचर मिलेंगे और मैकेनिक्स के भी अच्छे। मैकेनिक्स मैं खुद पढ़ाऊंगा, मैं तरुण सर आपको यहाँ पे मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा और इंग्लिश के भी बहुत अच्छे टीचर हैं, शहनवाज सर, जो आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, आपने सेमेस्टर एग्जाम में पढ़ा होगा या जो बच्चे +2 करके डिप्लोमा में आते हैं उन्होंने फिजिक्स में भी कुछ मैकेनिक्स के पार्ट्स पढ़े होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये
और कॉन्सेप्ट भी है ना। तो इसका हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है ये, है ना। सबसे पहले हम लोग इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे कि आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात जान लेते हैं। यदि इसके सिलेबस के बारे में देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम, है ना। दूसरा इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, है ना। सारे फोर्स एंड फोर्स सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसी में सारा चीज आपका आ जाएगा, वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर आपका स्केलर एंड वेक्टर। उसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी, फोर्स का रेजुलेशन कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या होगा, इन सब सारे चीज को, वेरिग्नन थ्योरम क्या होता है, मोमेंट के बारे में जानेंगे, कपल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तीसरा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। फोर्थ जो चैप्टर है वो होता है आपका लॉज ऑफ मोशन। फिफ्थ चैप्टर है रेक्टिलिनियर मोशन। सिक्स्थ चैप्टर है कर्वीलिनियर मोशन। सेवंथ चैप्टर है आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी, और एक कॉलिजन ऑफ द बॉडी, है ना। ये मेनली आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का फील्ड होता है, और हम इन सारे चैप्टर को बारी बारी से हम लोग देखेंगे, और किस चैप्टर से किस तरह का क्वेश्चंस आपके बीसीएसई लेटरल एंट्री में आता है उस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना से जितना ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे होगा वहां पे हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और हर वीडियो जैसे कि एक चैप्टर, जैसे सपोज कीजिए मैंने आपको स्टार्ट किया फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का जैसे आपका वीडियो कंप्लीट होता है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएंगे, वहां से आपको एक क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में जितना ज्यादा क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बनती है उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का इंट्रोडक्टरी क्लास, है ना। आपने ये सिलेबस देख लिया। चलिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है इसमें आपने पढ़ा होगा मेन जो इंपॉर्टेंट रोल वो फोर्स का होता है। फोर्स आपका एक एक्सटर्नल एजेंट है जो किसी भी बॉडी पे लग के क्या करेगा, उसके स्टेट में परिवर्तन करेगा या परिवर्तन करने की क्षमता रखता है ना। तो सबसे पहले देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो डिवाइडेशन होता है आपका, इसका स्टैटिक्स और दूसरा आपका डायनामिक्स। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका काइनेमेटिक्स, दूसरा होता है काइनेटिक्स, समझिएगा। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी कहने का मतलब होता है वह बॉडी जिसपे यदि कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है
तो उस फोर्स के कारण उस बॉडी के शेप में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब उसके शेप में कोई चेंजिंग हम लोग को नहीं दिखता है। हम उस बॉडी को यहाँ पे क्या कंसीडर करते हैं, पार्टिकल कंसीडर करते हैं। पूरे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको बॉडी को क्या कंसीडर करना है, पार्टिकल कंसीडर करना। यदि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी के शेप में यदि चेंज हो गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। जो आप यदि मैकेनिकल सिविल के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ेंगे उसको कहाँ पे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर में, है ना। डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी इट मींस ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसके शेप में क्या होगा, चेंजिंग होगा। हम लोग वहां पे चेंजिंग कंसीडर करते हैं। तो इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बॉडी को हमेशा क्या कंसीडर करना है, रिजिड बॉडी, ठीक है ना। तो चलिए इसके जो होते हैं दो ब्रांच होते हैं, एक होता है स्टैटिक्स, दूसरा क्या होता है, डायनामिक्स। नाम से ही क्लियर है, स्टैटिक्स मतलब क्या, स्थिर, यानी बॉडी यहाँ पे क्या होगा, स्थिर होगा। तो यहाँ पे यदि बॉडी एट रेस्ट में है तो उसका स्टडी ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, बॉडी में क्या इफेक्ट आएगा, क्या मतलब उसके चेंजिंग आएगा, उसको हम लोग स्टडी करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के किस ब्रांच में, स्टैटिक्स में। और डायनामिक्स, अब ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बॉडी यदि मोशन में आया तो यहाँ पे डायनामिक्स का मतलब ही होता है आपका बॉडी किस में होगा, मोशन में होगा। अब दो बातें यहाँ पे, डायनामिक्स के भी दो ब्रांच है, एक आपका काइनेमेटिक्स है, दूसरा क्या है, काइनेटिक्स। तो देखिए काइनेमेटिक्स में हम लोग बॉडी क्या होता है, मोशन में होता है, बट फोर्स के इफेक्ट को, ड्यू टू फोर्स के इफेक्ट को यहाँ पे हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में हम लोग फोर्स के इफेक्ट को क्या करते हैं, फोर्स को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करते हैं। स्टैटिक्स में आपका बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा, ठीक है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। चलिए, तो हमने देखा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का तीन ब्रांच होता है, स्टैटिक्स, उसके बाद आपका काइनेमेटिक्स और थर्ड वन काइनेटिक्स। देखिए क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स which deals with the force and their effects while acting upon the body at rest। मान लीजिए कोई बॉडी है और सपोज कीजिए यही आपका कोई बॉडी है और इस पे ये क्या है आपका रखा हुआ है ना। मान लेते हैं कोई यहाँ पे पी फोर्स एक्ट हो रहा है, अभी ये मोशन में नहीं है, बॉडी क्या होगा, रेस्ट में है। और उस जब बॉडी आपका रेस्ट में है तो हम इस फोर्स का क्या इफेक्ट होगा, है ना, इस बॉडी पे, उसी का स्टडी हम लोग किसमें करते हैं, आपका स्टैटिक्स में। और काइनेमेटिक्स क्या बोला कि इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स व्हिच डील्स विथ द बॉडीज विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन। मतलब हम लोग काइनेमेटिक्स में बॉडी को किसमें रखना है, मोशन, बॉडी किसमें रहेगा आपका, मोशन में होगा, बट फोर्स के इफेक्ट को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। और थर्ड वन क्या है आपका, काइनेटिक्स। क्या बोला, इट इज द ब्रांच ऑफ डायनामिक्स व्हिच डील्स विथ द बॉडीज इन मोशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। यानी काइनेटिक्स में हम लोग क्या करेंगे, फोर्स के इफेक्ट को, यदि बॉडी मोशन में है तो हम लोग फोर्स के इफेक्ट को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। ये तो सिंपल आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का डिफिनीशन हुआ। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आपके सराउंडिंग में आप जो भी चीज देख रहे हो, ठीक है ना, ये सारे क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मान लो आप 10 किलोमीटर से जा रहे हो, रामू 10 किलोमीटर से पूरब की ओर गया, मान लेते हैं आपके सर पे 10 केजी का क्या है, वेट लग रहा है। या मान लेते हैं आप अपने बाइक को जो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के से एक्सीलरेट करो। ये सारे जो भी आपके अराउंड में हो रहा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए आज हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में।
फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी है ना। देयर आर टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है, आप पढ़े भी होंगे। एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी आपका वह क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है ना। यदि हम इसके बारे में बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी दोज क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, है ना, मैग्नीट्यूड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, मास है, डिस्टेंस है ना, लेंथ, डिस्टेंस, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, स्पीड एक्सेट्रा। ये जो भी जितने सारे आपके ये क्वांटिटीज है, ये सारे क्या है, आपके स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा। जैसे आप क्या कहते हो, डिस्टेंस 6 किलोमीटर है ना, लेंथ 2 गज, 2 फीट, ये सारे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। लेकिन इन वेक्टर में हम लोग किसको कहेंगे, दोज क्वांटिटी which have both magnitude and डायरेक्शन, है ना। मतलब जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और आपका डायरेक्शन भी हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। एग्जाम्पल में फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मोमेंटम एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे मान लीजिए आपका ये कोई बॉडी है ना, ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपका एक 10 किलो न्यूटन का क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ये 10 किलो न्यूटन का फोर्स, तो आपको बताना पड़ेगा 10 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है। यदि आप कहते हो कि 10 किलोमीटर लग रहा है, तो किस डायरेक्शन में, ये जब तक मेंशन नहीं करोगे तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा। तो 10 किलो न्यूटन किस डायरेक्शन में लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये जो होता है, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ एप्लीकेशन, है ना, आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताना पड़ेगा, आपका डायरेक्शन। तो उस तरह के क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे मान लीजिए हम लोग बोले कि रामू 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जो 5 मीटर है वो क्या स्पीड है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड। यदि इसी में बोल दे रामू 5 मीटर पर सेकेंड से पूर्व की दिशा में जा रहा, तो आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता दिया, डायरेक्शन, तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेलोसिटी। ठीक है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, और इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि आपका बीसीसी लेटरल एंट्री में 3 से 4 क्वेश्चंस वेक्टर मैकेनिक्स का आता है ना। आगे हम लोग देखेंगे, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर होगा। इसीलिए वेक्टर को पहले समझना बहुत जरूरी है। वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे डील करेंगे, देन हम लोग फिर आगे नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, हम लोग वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, वेक्टर जो होता है, जो भी क्वांटिटी होता है,
इसको डिनोट किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय, जैसे मान लेते हैं ऐसे हम लोग एरो, या सिंपल हम लोग बोल्ड लेटर स्मॉल मान लेते हैं, इसको बोल्ड कर देंगे इससे भी, या मान लेते हैं आपका ए बी, इस तरह से भी नोटेशन होता है, इसका डिनोशन होता है। और इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है उसको हम लोग एरो से दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका क्या है बी पॉइंट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ए बी वेक्टर, क्लियर है ना, ए बी वेक्टर। अब देखिए इसका दो सिरा होता है, दो इंड होता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेल और इसको हम लोग बोलते हैं हेड, है ना। मतलब ये जो होता है, ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, इनिशियल पॉइंट, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, इसको हम लोग अदर लैंग्वेज में टेल बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, ये पॉइंट जो होता है ये होता है टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, है ना। या इसको दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं हेड, क्लियर है ना। बोलचाल की भाषा में टेल और हेड, है ना। मतलब यहां से वेक्टर शुरू होगा और बी पॉइंट पे जाकर के क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या बोला गया, टर्मिनल पॉइंट, क्लियर है। तो इसको एरो से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यदि हम लोग इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, यदि मान लो कोई, अब इसका तो ये डायरेक्शन क्या हुआ ए टू बी, है ना। ये वेक्टर किस तरह डायरेक्टेड है, ए टू बी। यदि मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो यानी वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ये क्या होता है, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी। क्या होगा ये, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, है ना। जो इस लाइन सेगमेंट का जो लेंथ होगा वही इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड ए बी, क्लियर है ना, सिंपल है। चलिए, तो ये आपका, आप एक सिंगल लेटर से भी इसको दिखा सकते हो। मान लो हम स्मॉल ए पे भी कैप लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है मैग्नीट्यूड, क्लियर है ना। तो अब हम लोग जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बात करेंगे पोजीशन वेक्टर का, इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर। देखिए पोजीशन वेक्टर होता क्या है ना, क्या बोला कि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड बाय द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको पता होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे और ये क्या होगा वाई। ये दोनों जहां पे मीट करता है उसको हम लोग ओरिजिन मानते हैं। अब मान लेते, सपोज कीजिए कोई पॉइंट हमने पी लिया, अब इस पी का पोजीशन है ना, इस पी का एग्जैक्ट पोजीशन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। देखिए अब पोजीशन वेक्टर कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना इसके आप वेक्टर को नहीं समझ सकते। इसीलिए अभी सीखिए कि पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब इस पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, x1 आपका x कोऑर्डिनेट, y1 आपका क्या होता है y कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट मतलब कहां से दूरी, y एक्सिस से, y कोऑर्डिनेट मतलब कहां से दूरी, x एक्सिस से, है ना। तो देखिए पोजीशन वेक्टर, ये जो हुआ ओपी वेक्टर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। मतलब इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ से पी, है ना, ओरिजिन से हम लोग पी को मिला देंगे तो ये जो ओपी वेक्टर बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। यदि ओरिजिन है तो इसका जो होता है वो क्या हो जाएगा आपका 0,0 कोऑर्डिनेट होगा। तो ये जो r, इसको हम क्या किए, रिप्रेजेंट कर दिए r से। तो ये जो r1 होगा वो क्या लिखाएगा आपका r1 वेक्टर। देखिए x डायरेक्शन में, आगे हम लोग यूनिट वेक्टर की चर्चा करेंगे, तो x डायरेक्शन में जो आपका यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका i होता है। और y डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, आपका j होता है। आप पढ़े भी होंगे, यदि नहीं पढ़े तो हम यहाँ बता देंगे आपको। तो अब देखिए x डायरेक्शन में
आपका ये डिस्टेंस और y डायरेक्शन में ये डिस्टेंस, जब ओपी वेक्टर को हम लोग लिखेंगे तो ये क्या होगा आपका x1i प्लस क्या हो जाएगा y1j। ठीक है, चलिए इसको नोट करेंगे, आगे इस पे और चर्चा हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो किसी भी पॉइंट का किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में एग्जैक्ट पोजीशन जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, है ना। क्लियर है? तो लिखना कैसे है, यदि ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 है तो कैसे लिखना है, x1i प्लस y1j। क्लियर है ना। चलिए सिंपल इसको समझते हैं कि आखिर कैसे इसको लिख दिए। अब बताइए, एक छोटा सा ट्रायंगल है ये, है ना, ट्रायंगल OP मान लेते हैं इसको हम B पॉइंट, है ना। तो इस ट्रायंगल में बताइए यदि डिस्टेंस x1 ये यदि y1 है तो ये भी क्या हो जाएगा y1 होगा कि नहीं होगा। अब यदि हमने अभी थोड़ा देर पहले बोला कि भाई वेक्टर जो होता है वो एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है, एरोड लाइन सेगमेंट से। अब ये ओपी का यदि हम लोग लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से ओपी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका ओबी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा पीबी का, होगा ना। तो ये ओबी कितना है x1 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये पीबी कितना है y1 स्क्वायर। क्लियर है ना। तो अब देखिए यहां से यदि ओपी हम लोग बात करेंगे तो ओपी क्या हो जाएगा रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। क्लियर है। तो अब ये ओपी ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। आगे हम बताएंगे कि जब आपका ये कोई वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो आपको यही आएगा। अभी पाइथागोरस थ्योरम से ये समझिए, इस पे आगे हम डिस्कस और करेंगे तो आपको क्लियर होगा। ये तो हो गया यदि आपका 2D सिस्टम है। यदि हमारा 3D सिस्टम होगा तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस चीज पे हम लोग चर्चा आगे और करेंगे। जब हम एडिशन ऑफ 2 वेक्टर पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे आपका ये किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे। क्लियर है ना। इस पे हम लोग विशेष चर्चा करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं। ये तो आपका 2D सिस्टम था। यदि आपका 3 डायमेंशनल सिस्टम है, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कैसे पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे 3D सिस्टम लिए, 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्चुअल में आपको पता होगा ये जेड एक्सिस क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से होगा। इस तरह से हम बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको इस डायरेक्शन में। अब देखिए हम एक 3D सिस्टम लिए, हम कोई P पॉइंट लिए। ये P पॉइंट एक्चुअल में है क्या, स्पेस में है। कहाँ पे है आपका स्पेस में। सपोज कीजिए आपका ये P पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर है ना। तो चलिए तो अब इस P पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है x1, y1 और z1। अब हम जानना चाह रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो चलिए यहां से इसको मिला देते हैं, है ना। इस P पॉइंट को हम क्या किए यहाँ पे मिला दिए, है ना। ये जो OP मान लेते हैं इसको R1 से रिप्रेजेंट किए। ये जो OP वेक्टर हुआ इसी को हम लोग क्या बोलते हैं P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो इसको लिखेंगे, देखिए सिंपल है। ये R1 को आपको लिखना है x1i प्लस y1j प्लस क्या हो जाएगा z1k। क्लियर है। ये कहलाता है आपका P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, OP वेक्टर। क्लियर है ना। OP वेक्टर आपका क्या होगा x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्लियर है। चलिए तो यदि 3 डायमेंशनल आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो आपको पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना है x1i प्लस y1j प्लस z1k। इज इट क्लियर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं कि ये पोजीशन वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर आपका y एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है बीटा। कितना एंगल बना रहा है बीटा। और ये पोजीशन वेक्टर x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा। और जेड एक्सिस से कितना बना रहा है, देखिए यहाँ पे ये जेड एक्सिस से कितना बना रहा है गामा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा ये पूरा एंगल लेंगे गामा। हमने क्या बोला
अल्फा किस एक्सिस से, ये जो पोजीशन ओपी वेक्टर अल्फा एक्स एक्सिस से बना रहा है, बीटा वाई एक्सिस से बना रहा है, और आपका जेड एक्सिस से क्या बना रहा है, गामा। ठीक है, चलिए, तो इन तीनों एंगल का यदि हम लोग बारी बारी से हम लोग कॉस ले ले, जैसे कि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। देखिए क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइन। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं इससे। यदि आप मान लेते हैं कॉस अल्फा, है ना, इसको एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका वैल्यू क्या होगा, अल्फा किसके साथ बनाया, एक्स एक्सिस, तो एक्स के साथ कोऑर्डिनेट क्या है, x1, क्या हो जाएगा ये x1 डिवाइडेड बाय मॉड r1, r1 वेक्टर का मॉडुलस, ध्यान दीजिएगा। और ये आपका क्या होता है, कॉस बीटा, किसके साथ एंगल बना है, y एक्सिस, इसको हम लोग m से, ये हो जाएगा आपका y1 डिवाइडेड बाय मॉड r1। क्लियर है ना। चलिए, उसके बाद कॉस गामा, इसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका z1 डिवाइडेड बाय मॉड r1। क्लियर है ना। तो इस तीनों को आप याद रखेंगे, है ना। हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो रिजल्ट याद रखना बहुत ही जरूरी है ना। आपको रिजल्ट कैसे आ रहा है, ठीक है ना, इस चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करके आपको याद रखना है कि रिजल्ट क्या आया, आ रहा है। क्लियर है ना, इसको याद। तो यदि डायरेक्शन कोसाइंस कभी दिखे, तो डायरेक्शन कोसाइंस आपका कोई भी, जैसे मान लो पोजीशन वेक्टर क्या, x1i प्लस y1j प्लस z1k, कहेगा भाई इस पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकाल के बताओ, तो आप इस फार्मूले से क्या निकाल सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक आया मॉड r1, आगे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो मॉड r1 अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे, जैसे दो 2D सिस्टम में x1 स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, xn स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। क्लियर है ना। तो आज हम इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहे थे, है ना। आप बेसिक चीज को अभी तो जस्ट स्टार्ट किए हैं, अभी मैकेनिक्स में कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तो जस्ट स्टार्ट है। अभी हम वेक्टर को समझ रहे हैं, आगे हम लोग यूनिट वेक्टर की चर्चा करेंगे, देखेंगे कैसे हम लोग इसका यूज करते हैं। अभी पोजीशन वेक्टर में भी बहुत कुछ देखना है, तो जब नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे तो उसमें हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे।